सलाइवा से क्या कन्वर्ट होता है? सलाइवा जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास ये एक प्लांट है और सनलाइट यहाँ से, तो होगा क्या कि प्लांट यहाँ इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। जब वो ग्रो करेगा तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ग्लूकोज से पायरुवेट तो हमेशा बनेगा। अब पायरुवेट देखेगा कि क्या है, पायरुवेट देखेगा कि ईस्ट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन कम है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। फूड चेन का हमें पता है कि ग्रास को खाएगा, ग्रास होपर को खाएगा, मेंढक को खाएगा, सांप को खाएगा, कोई भी ईगल खा लेगा, हॉक खा लेगा। तो ये एक फूड चेन हमें मिली है। प्लांट जो भी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या जो भी सनलाइट उनके ऊपर फॉल होती है उसमें से वो सिर्फ 1% को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, क्यों? वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2025 के वो क्वेश्चंस जो 2025 के एग्जाम में हैं, और देखेंगे कि उनके आंसर हमें कैसे लिखने हैं ताकि हमारा एक भी नहीं बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं कि पिछले साल में बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे और हमें उसमें क्या क्या आंसर लिखना है। जो आपको आंसर मिले उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एमसीक्यू है। सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन द माउथ अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। तो सलाइवा जो है, सलाइवा से क्या कन्वर्ट होता है? सलाइवा जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ओके, तो देखते हैं प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स। नहीं, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट फैट्स इंटू फैटी एसिड्स, ये भी गलत है। स्टार्च इंटू सिंपल शुगर, बिल्कुल। शुगर इंटू अल्कोहल, ये नहीं है। तो स्टार्च इंटू सिंपल शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च से सिंपल है। ओके, कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा सिंपल में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च जो है, सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये है द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट अवे फ्रॉम सनलाइट। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास ये एक प्लांट है और सनलाइट यहां से, तो होगा क्या कि प्लांट यहां इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। जब वो ग्रो करेगा तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो वो मुड़ेगा क्यों? क्योंकि जिस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे यहां पर सनलाइट नहीं है, यहां सनलाइट या नो सनलाइट, जहां सनलाइट नहीं है, जहां पर सनलाइट नहीं होती है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन आता है, और ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा? सेल्स इलोंगेट करेगा, सेल्स को लंबा कर देगा, जिससे क्या होगा? अब जैसे ये प्लांट है, ये वाली जो सेल्स है ये लंबी हो जाएंगी तो प्लांट यहां पर टर्न हो जाएगा। क्यों? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होने लग जाए तो प्लांट इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। जहां पर सनलाइट नहीं है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन आएगा, ऑक्सिन हार्मोन सेल्स को लंबा कर देगा जिससे प्लांट टर्न हो जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। साइटोकिनिन, बिल्कुल साइटोकिनिन हो सकता था अगर सेल डिवीजन की बात आती तो। साइटोकिनिन नहीं है, गिब्रेलिन भी नहीं होगा, एड्रेनलिन तो प्लांट हार्मोन होता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सिन। आंसर डी आंसर होगा इसका, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा वो है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो जो फ्लावर है बेटा, फ्लावर की बात करें तो जो फ्लावर है, फ्लावर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है? ये जो फ्लावर है ये ईदर मेल और फीमेल होगा। मतलब ये एक फ्लावर होगा, वो या तो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। तो बहुत सारे फ्लावर होंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो एक फ्लावर के पास एक ही कैरेक्टर होगा, मेल या फीमेल, वो होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें बोथ होते हैं, मेल और फीमेल। और हमें पता है कि मेल के लिए जो
मेल पार्ट जो होता है फ्लावर में उसको हम स्टेमन बोलते हैं। ओके, स्टेमन मतलब जो जहां पर एंथर और फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। पिस्टिल, पिस्टिल में क्या क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर इज दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। बिल्कुल सही होता है इसमें। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल इज स्टेमन, फीमेल इज पिस्टिल, बिल्कुल सही है। दे पोसेस ईदर स्टेमन और पिस्टिल। ईदर स्टेमन और पिस्टिल वो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। मेल क्या है? मेल स्टेमन है, फीमेल वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो पिस्टिल है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल, अगर एक फ्लावर है तो फ्लावर में क्या होगा कि एक ही, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा? ये फ्लावर होगा, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और यहां पर होंगे इसमें फिलामेंट्स, एंथर। तो क्या हो सकता है कि इसका पोलन ग्रेन यहां पर पहुंचेगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और किसी दूसरे एंथर से, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से कोई पोलन ग्रेन यहां पर आ गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल सही है। दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन, नहीं भी बिल्कुल कर सकते हैं फ्रूट प्रोड्यूस। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है वो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट के लिए जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो देखें। ओके, 1 और 3, 1 ओनली नहीं, 4 ओनली नहीं, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड सीड्स, द सीड्स ऑफ F1 जनरेशन विल बी। तो देखते क्या होगा। तो जो अपने पास क्या है, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, राउंड एंड ग्रीन सीड्स के जो अलील्स होंगे वो दे रखे हैं यहां पर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसलिए हमें ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई दिया है। ऐसे बात करें रिंकल्ड और येलो सीड्स की, तो रिंकल्ड सीड्स के लिए स्मॉल आर और येलो सीड्स इज कैपिटल वाई। यहां से अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन से निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन हमारे क्या बनेंगे? ये बनेंगे। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? ये। अब कॉम्बिनेशन ये बने तो इसमें क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट है, तो डोमिनेंट अपना नेचर शो करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? सारे के सारे जो सीड्स होंगे वो कैसे बनेंगे? राउंड एंड येलो, राउंड सीड्स और येलो सीड्स बनेंगे। तो देखते क्या है। तो 100% राउंड एंड येलो आंसर होगा इसका, 50% नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, फिर एक ही टाइप के सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे इसमें। तो 50%, 75% का कोई सवाल ही नहीं बनता। सारे के सारे कैसे होंगे? राउंड और येलो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का हमने साइंस की बुक में हमारे पास एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें ग्लूकोज वो अलग अलग तरीकों से ब्रेकडाउन होता है। तो क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट में कहां कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। ये तो हमेशा ही होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट तो हमेशा बनेगा। अब पायरुवेट देखेगा कि क्या है, पायरुवेट देखेगा कि ईस्ट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन कम है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस करेगा। तो पायरुवेट क्या करेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, ओके, और एनर्जी। यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या लैक्टिक कौन से प्रोसेस में या कौन से पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, वो लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? लैक्टिक एसिड में जो लैक्टिक एसिड वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो सारा जो कार्बन वो यहां पर यूज हो जाता है लैक्टिक एसिड बनाने में। तो देखते इसमें हमारे पास क्या है।
द साइट्स ए एंड बी। तो जो ए है, ए क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ओके, लैक्टिक एसिड कहां बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है बेटा मसल सेल्स में, मसल्स में बनता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो जहां पर ऑक्सीजन पूरी रहती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ऑक्सीजन रिच मसल्स नहीं, ऑक्सीजन रिच नहीं होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट, ईस्ट में तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये भी नहीं होगा। साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म अ फूड चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट फॉर्म अ फूड चेन। फूड चेन में क्या है, फूड चेन का हमें पता है कि ग्रास ग्रास को खाएगा, ग्रास हॉपर को खाएगा, मेंढक मेंढक को खाएगा, सांप सांप को खाएगा, कोई भी ईगल खा लेगा, हॉक खा लेगा। तो ये एक फूड चेन हमें मिली है। देखते इसमें क्या है कि वॉल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। तो यहां पर हमारी फूड चेन बन सकती है कि सबसे पहले इसमें आ जाए वन में क्या, ग्रास। ओके, तो ग्रास को खा ले रैबिट, और रैबिट को खा सकता है वॉल्फ, और वॉल्फ को खा सकता है लायन। ओके, अब नेक्स्ट की बात करें तो प्लैंकटन, मैन, ग्रास हॉपर, फिश। प्लैंकटन क्या होते हैं बच्चे, जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे, जो सी वाटर में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। प्लैंकटन दो टाइप के होते हैं, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन कुछ एनिमल होते हैं, प्लैंकटन ये कुछ एनिमल होते हैं, बहुत छोटे एनिमल होते हैं जो पानी में मिलते हैं और ओशन में मिलते हैं नॉर्मली। और तो फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन प्लांट्स होते हैं, ये भी हमें वहीं मिलते हैं, कहा, ओशन में। तो ये बहुत छोटे होते हैं, इसको जू प्लैंकटन को ग्रास हॉपर नहीं खाता। तो प्लैंकटन की बात करें तो सबसे छोटा प्लैंकटन है, प्लैंकटन को क्या ग्रास हॉपर खाएगा, नहीं खाएगा, तो फूड चेन यहां बनेगी नहीं। प्लैंकटन को फिश खा सकते लेकिन फिश को ग्रास हॉपर नहीं खाएगा, और तो फूड चेन में नहीं बने, मतलब पूरी चेन यहां पर फॉर्म नहीं हो रही है। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा इसका, ये हो सकता है, वन हो सकता है, हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास हॉपर, फ्रॉग। तो यहां पर हो सकता है क्या, सबसे पहले हम बात करें ग्रास, तो सेकंड वाले की देखें तो जो सेकंड है या जो थर्ड है, सॉरी थर्ड, इसमें सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, ओके, और फिर फ्रॉग, और फिर स्नेक, और फिर हॉक। बिल्कुल फूड चेन यहां पर बनी है। तो ये हमारा हो सकता है 3 हो सकता है, ग्रास, स्नेक, वॉल्फ, टाइगर। अब यहां पर ग्रास तो दे दी, लेकिन ग्रास को खाने वाला कोई एनिमल है ही नहीं, ना तो स्नेक ग्रास को खाता, ना ही वॉल्फ ग्रास खाता, और ना ही टाइगर ग्रास खाता, तो ये भी नहीं होगी। तो इसमें जो हमें लग रहा है क्लियर 1 और 3, 1 और 3 कहां है, इसमें नहीं, 1 और 3 इसमें नहीं है, 1 और 3 इसमें बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हमारे पास जो भी है, जो प्लांट्स जो है, प्लांट्स जो भी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, या जो भी सनलाइट उनके ऊपर फॉल होती है, उसमें से वो सिर्फ 1% को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्या, दे कैन एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ टोटल लाइट दैट फॉल ऑन देम। तो वो सिर्फ 1% को यूज कर सकते हैं। तो 1% को यूज किया तो 99% ऐसी एनर्जी थी जो उन्होंने यूज ही नहीं की। तो देखते हैं द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू, तो कौन सी कितनी परसेंट एनर्जी की कन्वर्ट नहीं हुई, वो है 99%, क्योंकि उन्होंने 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब की। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि तुम 10% लिख दो या 90% लिख दो। 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। ये प्रोड्यूसर जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं,
1% एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, 99% एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, वो करते ही नहीं ना। प्लांट्स अपने आप को बहुत एफिशिएंट मानते हैं, प्लांट अपने आप एफिशिएंट है भी, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लाइट की, घूमने की। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया कि उनको खाने के लिए कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खाना अपना बना लेते हैं। तो प्लांट्स का एवोल्यूशन हमसे ज्यादा है, प्लांट्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बोल सकते हो तुम। बाकी इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion दे रखा है, a human child bears all the basic features of human beings। हाँ, एक बच्चे के पास सब चीजें होंगी। एक बच्चा है जिसका एक सर होगा, एक गर्दन होगी और 2 हाथ होंगे, ओके, और 2 टांगे होंगी, सब कुछ होगा। 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, सर होगा और एबिलिटी होगी सोचने की, 2 आंखें होंगी, कान होंगे, नाक होगी, जो जो जहां जहां पर वो सब चीजें होंगी। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि एक छोटे बच्चे में या किसी भी एक इंसान में होते हैं। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो वो इन सब फीचर्स के साथ पैदा होगा। तो बेसिक फीचर्स सभी में होते, तो assertion इज ट्रू, हम बोल सकते हैं क्या, ए इज ट्रू। बाकी बात करें तो रीजन की, इट लुक्स एग्जैक्टली इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। क्यों? वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, वहां पर मेल और फीमेल के पास अपने अपने फीचर्स थे, जो उनके जो ट्रेड्स थे, इनहेरिटेड ट्रेड्स थे, वो सब दोनों पास अपने अलग अलग थे। दोनों अलग अलग ने अपने बच्चे को ट्रेड्स दिए हैं, तो जो ट्रेड्स आएंगे वो दोनों में एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, ये आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो आंसर होगा शायद सी आंसर, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे assertion, the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s। बिल्कुल सही assertion से 1980s में ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना शुरू हो गया था। उसके बाद ही यूनियन बना था जिसने सीएफसी को बैन कर दिया था कि सीएफसी को हम अब से यूज नहीं करेंगे किसी भी एयर कंडीशनिंग में या रेफ्रिजरेशन में, हम सीएफसी का यूज नहीं करेंगे। तो वो जो 1980s में लोगों के दिमाग में आया था, हाँ भाई ये खतरनाक चीज है, तो ये सही assertion सही। रीजन की बात करी थी, ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यूवी लाइट की रेडिएशंस में, यूवी रेडिएशंस में ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और O3 फॉर्म करेगा। तो बिल्कुल दी ऑक्सीजन एटम, या लिखे ना, द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता कि सीएफसी का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था तो हम बोल सकते थे कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की, लेकिन यहां पर रीजन और assertion दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, बोथ आर ट्रू बट R is not correct explanation of A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। तो ये एक हाइड्रा की फोटो दे रखी है। हाइड्रा का डायग्राम अगर बनाना है तो तुम हाइड्रा का डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हो। ये हमारा हाइड्रा हो सकता है। ओके, तो हाइड्रा क्या करता है? अपने यहां पर एक बड फॉर्म करेगा, छोटा सा बड फॉर्म होगा इस पे जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा। ओके, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स। और यहां पर हमारा बड फॉर्म होगा, जो हमारे पास बुक में जो डायग्राम दे रखा है तुम्हें सिर्फ उस डायग्राम को फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बड फॉर्म होगा, इससे ये जो बड है ये बड बड़ा होगा, तो इसी को एग्जैक्टली यहां पर कॉपी कर सकते हो तुम। और ये जो बड है ये बड बड़ा होगा, इस पे टेंटेकल्स निकलने लग जाएंगे। जब ये बड बड़ा हो जाएगा तो वेट की वजह से
ये यहां से डिटैच हो जाएगा और हमें एक नया हाइड्रा मिलेगा। हम कुछ तुम्हें बस ये डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। अगर तुम यहाँ पर कुछ लिखते भी नहीं हो तो भी तुम्हें 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन द ब्लड वेसल? नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ओके, तो मिनिमाइजिंग द ब्लड लॉस ऑफ ब्लड, तो क्या है कि हमें अगर कहीं पर चोट लग जाए तो हमारे जब भी तुम्हें खून आता, ब्लेड लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो जब भी तुम्हें खून आएगा तो खून आने से क्या रहता है कि कोई ना कोई वेन जो है वो रप्चर हो जाती है, वो वेन कट जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तो नॉर्मली क्या है कि हल्का सा ब्लड निकलेगा, वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स को पता चल जाता है कि लीकेज हो गई। लीकेज को वो ब्लड क्लॉट फॉर्म करेंगे और आरबीसी उस क्लॉट के अंदर फंस जाती है। आरबीसी का क्लॉट बन जाता है जिसमें से वो आरबीसी बाहर नहीं निकल पाती और हमारा जो ब्लड वो रुक जाता है। तो ये करना जरूरी है। ये करना जरूरी क्यों है? ये करना जरूरी इसीलिए है, तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन द ब्लड वेसल, मतलब उसको प्लग क्यों करना, रोकना क्यों है ब्लड को? निकलने तो ऐसे कैसे निकलने? तो अगर ब्लड निकलता रहा तो उससे होगा क्या? पहला जो दिक्कत होगी उससे ये होगा कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ब्लड प्रेशर विल ड्रॉप, और ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप हुआ तो क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड फ्लो ही ब्लड प्रेशर की वजह से करता है, तो ब्लड ठीक से वेन्स में, आर्टरीज में ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो भी है वो सब मर जाएंगे, ऑर्गन सबके सब मर जाएंगे। नेक्स्ट जो है, जो हार्ट है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। हार्ट फेलियर हो सकता है इससे, क्योंकि ब्लड आएगा ही नहीं किस पे? ब्लड हार्ट में आएगा ही नहीं, ब्लड बहुत टाइम के बाद आएगा हार्ट में, तो उसे हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि इसमें हेल्प करता है? वो है प्लेटलेट्स। कौन है वो? प्लेटलेट्स। ओके, इसका जो तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखना है एग्जाम में, वो तुम्हें क्या लिखना है वो देखिए। तो हमारा आंसर यहां से शुरू होता है इसमें, प्लगिंग ऑफ द लीक इन द ब्लड वेसल प्रिवेंट्स लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, तो ऐसे ही लिखना है, मतलब सिंपल, हमें पॉइंट टू पॉइंट यहां पर आंसर देना है, कोई कहानी यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले तुम ये लिखोगे, और टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। ओके, तो बात ही है वही आती है हमारी कि हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ये दो लिखोगे तुम्हें मार्क्स यहां पर दिए जाएंगे पूरे। इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां पर भी कट लगा है, वहां पर प्लेटलेट्स आएंगे और प्लेटलेट्स क्या करेंगे? ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगे, ब्लड रुक जाएगा। तो हमारे जो दूसरे पार्ट का आंसर वो था प्लेटलेट्स था। ये मैं आंसर लिखना, इसमें तुम्हें पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे अगर तुम ऐसे लिखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मतलब उसी का सेकंड और पार्ट है। तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लोअर देन इन एनिमल्स, गिव रीजन। ओके, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में होता है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम कुछ नहीं है, बस ये ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू चीजें पास होती हैं, और इनके पास ब्लड जैसी कोई चीज नहीं है कि सिर्फ एक लिक्विड है जो कि फ्लो होता है। और दूसरी बात कि सिर्फ इनके पास ब्लड, हार्ट नहीं है। हार्ट हमारे पास जो पंपिंग सिस्टम है, तो इन पास कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। ये टोटली डिपेंड करते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, या फिर सनलाइट पे, जिसको बोलते ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करते हैं। टोटली ट्रांसपिरेशन होगा या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उस पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली फिजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, जिसमें कि ट्रांसपिरेशन हो गया या डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ये सब के सब स्लो प्रोसेस है। इसीलिए क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो होगा वो स्लोवर होगा एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में ब्लड है और पंपिंग सिस्टम है, इनके पास पंपिंग सिस्टम नहीं है। बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है फूड ट्रांसपोर्ट।
ये क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जो भी फूड ट्रांसपोर्ट मतलब ग्रीन पार्ट से, ग्रीन पार्ट में क्या बना? खाना बना था फोटोसिंथेसिस से। ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ये खाना लेकर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हम इसे बोलते हैं। इसका आंसर क्या लिख रहा है? आंसर लिखने के लिए ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके आंसर का। आंसर क्या है इसका? प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स बिकॉज दे हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। तो उनके पास बहुत कम लिविंग सेल्स हैं, ज्यादातर उनके पास डेड सेल्स है। डेड सेल्स हैं तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, तो उन तक कुछ पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, तो स्लो भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दे डू नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया कि उनको घूमने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्रांसलोकेशन of soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant। तो ये आंसर लिख सकते हो। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? ये plants have low energy needs, तो इतना आंसर लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड का तो सेकंड वाले इसका आंसर तुम ये लिख सकते हो, ट्रांसलोकेशन ऑफ soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant। तो ये इसका फंक्शन होता है फ्लोएम का। या फिर इसके बजाय ये भी लिख सकते हो, इट ट्रांसपोर्ट्स क्या? Phloem. Phloem transports amino acids and other substances to the storage organs of roots, fruits and seeds and growing organs। तो इन तक ये जो phloem है वो अपना खाना पहुंचाता है। या तो तुम ये लिख दो या फिर ये लिख दो, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। कैसे? तो अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो वो क्या होंगे? वो बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। वो जैसे हमने डाले एज इट इज एनवायरनमेंट में रहते हैं और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स को अगर कोई दूसरा एनिमल खाएगा तो एनिमल जो है, हमारी जो बॉडी है वो उन चीजों को कंज्यूम करेगी जो कंज्यूम करने लायक है। बाकी चीजें जो है वो बॉडी में प्रेजेंट रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्योंकि अब उसको जो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, सपोज करो कि प्लांट है और सिर्फ प्लांट के पास है केमिकल्स। ओके, प्लांट को खाया डियर ने। ओके, इस प्लांट को डियर ने खाया, तो डियर के पास वो केमिकल्स पहुंच गए। अब डियर की बॉडी केमिकल्स को छोड़ करके बाकी जो प्लांट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब डियर को खा जाता लायन। ओके, तो अब जो प्लांट से जो प्रोटीन मिले थे वो एक तरीके से इनडायरेक्टली लायन को मिलने चाहिए थे, लेकिन वो जो भी न्यूट्रिएंट्स वो डियर की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए फॉर द ग्रोइंग और रिप्रोडक्शन। अब लायन को क्या मिलेंगे? ज्यादा अमाउंट में केमिकल्स। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, तो ज्यादा केमिकल्स का यूज करना, उससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है और दूसरा पोल्यूशन होता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे वो आंसर देखिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका आंसर क्या होगा? केमिकल्स यूज्ड बाय फार्मर्स गेट वॉश डाउन इनटू द सॉइल और वाटर बॉडीज। तो वो सब क्या जो भी खेतों में डाला है, बारिश आएगी, बारिश में पानी भरेगा खेतों में, और वो जो पानी है, केमिकल्स वाला जो पानी है, वो पानी या तो ग्राउंड वाटर में जाएगा या फिर वो रिवर में जाएगा या किसी लेक में जाएगा। ओके, एंड अफेक्ट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो पानी और सॉइल जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है उसको खराब कर दिया उन केमिकल्स ने, और बायोटिक मतलब मछलियां हैं या भाई बाकी ऑर्गेनिजम्स वो मरने लगेंगे, उनको दिक्कतें होने लगेंगी। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट अफेक्ट होंगे इससे। दीज केमिकल्स आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं एंड एक्यूमुलेटेड इन दी प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ईच ट्रॉफिक लेवल में ये इंक्रीज होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल ट्रॉफिक लेवल इज अफेक्टेड। तो इतना आंसर लिखना है हमें, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है जिसमें तुम्हें 2 नंबर मिले। दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। उसके बाद भी प्लांट मूव करते हैं सर, ओके, ये दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ओके, तो स्टिमुली से वो मूव करते रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट को तुम टच करोगे तो उसके लीव्स बंद हो जाएंगे। तो ये कैसे हुआ? ना तो नर्वस सिस्टम और ना ही मसल्स के मूव कर सकते हैं वो, तो हुआ क्या यहां पर? तो नॉर्मली होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जब हम टच करते हैं, प्लांट्स सपोज करो प्लांट इसको मैंने टच किया, तो जहां पर मैंने टच किया ना तो वहां पर क्या पानी की जो कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से मेरे फिंगर पे कुछ पानी होगा, कुछ सोल्ट होगा, यहां पर कुछ पानी हो, जैसे टच करूंगा तो वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होने लगेगा सेल्स के अंदर। अब इसके साथ जो अलाइन जो सेल्स होंगे वो सारी सेल्स में फिर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होने लगेगा और इसी से वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू अपने जो भी इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स ओके, व्हाट इनेबल्स दिस रिस्पॉन्स। तो यहां पर कौन है जो ये रिस्पॉन्स इनेबल करता है? वो वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है यहां पर, उसकी वजह से ऐसा होता है। डिफरेंशिएट दिस मूवमेंट फ्रॉम टेंट्रिल मूवमेंट इन पी प्लांट। व्हाट इज टेंट्रिल मूवमेंट? टेंट्रिल मूवमेंट है कि सर जो भी अपना, जैसे हमने पढ़ा था फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म में लाइट आई, लाइट की तरफ प्लांट जो है वो बेंड हो गया, वो है टेंट्रिल मूवमेंट। वहां पर प्लांट ग्रोथ करेगा, यहां पर ग्रोथ होगी और यहां पर ग्रोथ नहीं होगी। तुमने टच मी नॉट प्लांट को टच किया तो उसकी लीव्स बंद हो गई, ये कोई ग्रोथ नहीं है। ओके, चलिए देखते इसका आंसर क्या लिखना है हमें। वो जो आंसर हमें लिखना है फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका आंसर देखिए, प्लांट सेल्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी बुक की लाइन है, तुम ये लिख सकते हो यहां पर। फिर है प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, स्वेलिंग और श्रिंकिंग। तो यहां पर क्या होगा कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स अपने अंदर पानी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, जिससे या तो सेल सिकुड़ जाएगी या स्वेल हो जाएगी। ओके, तो उस वजह से ये अपना जो भी मूवमेंट शो करते हैं। थर्ड है डिफरेंशिएट दिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? ये वाली जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हमें डिफरेंशिएट करना है टेंट्रिल मूवमेंट से। तो इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट, मतलब ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती, और इट इज ग्रोथ डिपेंडेंट, मतलब ग्रोथ होगी तो ये वाली मूवमेंट होगी, ये वाली मूवमेंट के लिए ग्रोथ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इट डज नॉट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन में इसको तुमने जहां पर टच किया है, तुमने इसको यहां टच किया है तो ये सारी लिप्स बंद हो जाएंगी। तो कोई डायरेक्शन नहीं यहां पर कि तुमने कहां पर तुमने टच किया हो सकता तो इस टहनी की सिर्फ लीफ बंद हो जाएंगी, तो डायरेक्शन का कोई यहां पर मतलब ही नहीं है। इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कि कहां पर डायरेक्शन आई तो जहां पर पानी ज्यादा है तो जो रूट्स है वो वहां पर मूव करेंगे, जिसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तब डायरेक्शन है कि जहां से स्टिमुली आया है वहां पर ये मूव करेंगे। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है वो नेस्टिक मूवमेंट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रॉफिक मूवमेंट, इसको ट्रॉफिक मूवमेंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में, हमने पढ़ा था क्रोमेटिन मटेरियल होता है कुछ सेल्स के अंदर। क्रोमेटिन मटेरियल ये कहां होगा? ये होगा न्यूक्लियस में। कहां है ये? न्यूक्लियस में। जब भी सेल इज अबाउट टू डिवाइड, सेल जब भी डिवाइड होने वाली होती है, सेल डिवाइड जब होगी तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? ये कुछ उलझे हुए धागे हैं, उलझे हुए धागे हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ ऐसे ऐसे। ओके, एक गुच्छा होता है यहां पर धागों का। ओके, जब भी सेल डिवाइड होगे तो ये सब धागे अपने आप को अलाइन कर लेंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, और कुछ ऐसे या कुछ ऐसे ही अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट इज एंश्योर्ड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डीएनए है सर, डीएनए की बात करें तो जैसे क्रोमोसोम से आधे क्रोमोसोम्स
एक नॉर्मली एक पर्सन के अंदर, एक सेल के अंदर नॉर्मली टोटल ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अभी 46 क्रोमोसोम्स उसको पेरेंट्स से मिले होंगे, 23 कहां से, फादर से, 23 मदर से। तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वो आंसर देखिए। तो क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच कंट्रोल द ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो हम आगे पढ़ते हैं। तो एक तुम ये लाइन ले लिखोगे, या तो इतना लिखो या फिर ये लिखो, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो ईच सेल हैज 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, one from male and other from female, okay, which get halved during the formation of germ cells, okay। इतना आंसर लिखोगे तो मिलेगा डीएनए का एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इतनी लाइनें लिखनी ये बहुत है, सफिशिएंट है, इसमें तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। या फिर तुम लिख सकते हो ये पूरा और ये। इस लाइन के बजाय अगर ये लाइन तुम्हें पसंद नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आए, तो तुम ये भी लिख सकते हो, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल zygote इज फॉर्म्ड व्हिच रिस्टोर्स द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन द प्रोजेनी। तो ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। बाकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है राइट द फंक्शंस ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो देखते हैं कि क्या है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। तो ओवरी देखिए कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये जो है, ये जो हमें दिखाई दे रही है ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब, और ये यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। फंक्शंस लिखने इसके हम बात करें तो ओवरी का काम होता है एग रिलीज करना, एग या ओवम, या फिर फीमेल जर्म सेल, मतलब एक ही चीज है। एग बोलो, ओवम बोलो या फीमेल जर्म सेल बोलो, सब एक ही चीज है। ओवरी का दूसरा फंक्शन है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करती है, जो फीमेल्स में फीमेलिज्म लाता, मतलब फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। ओके, बात करें इसके फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब क्या, फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि सिर्फ यहां से एग आएगा, एग यहां पर होगा, यहां से स्पर्म आएगा, स्पर्म यहां पर फ्यूज होगा। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं यहां पर। फिर यूट्रस में क्या होगा, जो भी जाइगोट यहां पर बना है, यहां पर जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट आगे मूव करेगा और यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा। ओके, तो यूट्रस जो है वो उस जाइगोट यहां तक आते आते एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन, यूट्रस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए रहने की जगह देगा। इसका आंसर हमें क्या लिखना है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं। स्टेट 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। ओके, तो पहले का आंसर क्या है, ओवरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार कि हमें आंसर क्या लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखते हैं। ओवरी का फंक्शन क्या, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट या फीमेल हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये रिलीज करते हैं। फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहां पर होता है। यूट्रस क्या करता है, साइट ऑफ इंप्लांटेशन किसकी, एम्ब्रियो की इंप्लांटेशन होगी यहां पर, और एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो यहां पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होंगे जो मेल्स यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ मेल्स कॉन्डम यूज कर सकते हैं। कॉन्डम मतलब मैकेनिकल बैरियर होता है, या फिर सर्जिकल मेथड होता है जिसमें ब्लॉकिंग द वैस डिफरेंस। जैसे अगर हम इस फोटो को देखें तो इस फोटो में क्या होगा, इसको अगर तुम देखो थोड़ा जूम करके, ओके, इस फोटो अगर हम देखें तो ये टेस्टिस है सर। ये टेस्टिस क्या करेंगे, टेस्टिस से यहाँ पर यहां से स्पर्म निकलेगा और स्पर्म इस वैस डिफरेंस से पास होगा
और ये रास्ता है, तो इस वेस्ट डिफरेंस को यहां से ब्लॉक कर देते हैं, वेस्ट डिफरेंस को, या जो स्पर्म डक्ट है स्पर्म डक्ट को यहां से ब्लॉक कर देंगे, तो स्पर्म जो है सर वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, तो अंदर ही रह जाएगा, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक दूसरा मेथड है जो कि मेल्स यूज कर सकते हैं, जिसको वेस्कोटॉमी भी बोलते हैं। वेस्कोटॉमी मतलब वेस्ट डिफरेंस को हमने ब्लॉक कर दिया है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, पिछले क्वेश्चन का ही और पार्ट में था, ये चॉइस में था जो लास्ट ईयर आया था। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन अभी इसी वीडियो में हमने इनिशियल जो हमारे था क्वेश्चन से वहां पर हमने पढ़ा था, दोबारा से देखिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी के स्टिग्मा पे आके चिपक गया। तो ये जो है ये एक ही फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन आया और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, क्योंकि वो अलग अलग फ्लावर होते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों हो सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी और सेल्फ पॉलिनेशन भी। आइडेंटिफाई ए बी सी, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये जो ए है ये ए क्या है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। बी जो है, बी हमें ये ट्यूब बता रखी है, ट्यूब क्या है, इस ट्यूब को बोलते हैं क्या, पोलन ट्यूब। इस बी को बोलते हैं पोलन ट्यूब। सी इज ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट या फिर फीमेल जर्म सेल, या इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओके, इसके जो आंसर होंगे वो आंसर क्या होंगे, आंसर में ये लिखना है सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और यहां पर क्या रहता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम स्पीशीज। यहां पर स्पीशीज सेम होना जरूरी है कि एक फ्लावर एक ही जैसा हो। कि सर अगर हमें फ्रूट की बात करनी है, ऐसा ना हो कि अमरूद का जो वो निकला पोलन ग्रेन और आम के फ्लावर पे आके चिपक गया, ऐसा नहीं हो। आम का जो पोलन ग्रेन वो आम पे जाए, अमरूद का पोलन ग्रेन जो अमरूद पे जाए, अलग अलग ना जाइए। ओके, तो इसका स्टिग्मा के फंक्शन हमें लिखने, तो स्टिग्मा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और उनको सुटेबल एनवायरनमेंट देता है, ओके, ताकि वो जर्मिनेशन में हेल्प करे, जर्मिनेशन करें वो। फिर पोलन ट्यूब वो ट्यूब है जो पोलन ग्रेन खुद बनाते हैं और नीचे यहां तक पहुंचते हैं। ओके, तो कैरीज मेल जर्म सेल टू दी फीमेल जर्म सेल। सीज एग क्या करता है, एग ये फ्यूज होगा पोलन ग्रेन या मेल जर्म सेल के साथ, मेल गैमेट के साथ, जहां पर जाइगोट बनाएंगे और सीड की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो इससे एग सेल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारे पिछले साल के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हम अगली वीडियो में बात करेंगे पिछले साल के और क्वेश्चंस की।